स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आपके खुद के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डीप वाटर। जैसा कि आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। ये जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक आप इससे सीख भी लेंगे कि कभी भी अगर हमें किसी चीज़ का डर लगे तो हम अपने उस डर को कैसे उसके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है एक वैसे निबंध है और आत्मकथा शैली में लिखा हुआ है। और इस निबंध में यह वर्णन किया गया है कि डगलस नाम का एक युवक है जो स्विमिंग पूल में डूबते हुए कैसे मृत्यु से बचा, उसका बचाव हुआ। और यह जो निबंध है ये अचानक विपत्ति की स्थिति में उसने अपने आप को बचाने के साथ साथ लेखक के दिमाग की तीव्र कार्य प्रणाली को भी प्रकट करता है। यह निबंध मुख्य रूप से लेखक के जो जल से भय के बारे में है कि उसको पानी से डर क्यों लगता है, और उसने इस भय को केवल संकल्प के बल पर ही आखिरकार किस प्रकार उसने इस पे जीत प्राप्त कर ली। यानी उसने संकल्प कर लिया था कि मुझे अपने इस डर को हराना है, इस पे जीत हासिल करना है। जैसे कि आप लोगों ने वो कहावत सुनी भी होगी, आप टीवी पे बहुत बार आती है, डर के आगे जीत है। तो उस डर के ऊपर उन्होंने किस प्रकार जीत प्राप्त करी, ये हम इसमें पढ़ेंगे कि उनको डूबने का जो सबसे ज़्यादा डर था, दहशत थी डगलस के दिमाग में। तो इस आत्मकथा के रूप में वो ये दिखाना चाह रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं और हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा इससे कि हम अगर हमें किसी चीज़ का डर है तो हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर डीप वाटर। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द ऑथर। तो स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस लेखक का नाम है एंड ही वॉज बोर्न इन मेन, मिनेसोटा। यानी कि उनका जन्म मिनेसोटा की मेन नाम की जगह पे हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने जो अपनी बैचलर्स डिग्री है जो वो आर्ट्स में अंग्रेज़ी और इकोनॉमिक्स विषय से की। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उसके बाद में उन्होंने याकीमा में 2 साल तक याकीमा के स्कूल, हाई स्कूल में 2 साल तक अध्यापन का काम भी किया, यानी वो टीचर थे, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया। हाउ एवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। और उसके बाद में उन्होंने एक जब शिक्षक के रूप में काम कर लिया तो उसके बाद में उन्होंने निश्चय किया, डिसाइड किया कि अब उनको एक शिक्षक के रूप में काम करने के बाद में आगे एक लीगल कैरियर अपनाना है और कानूनी संबंधी जानकारी उनको प्राप्त करनी है, उसमें ही वो आगे कुछ करेंगे। ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद में वो मेट मतलब होता है मिले, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से मिले येल में, और उसके बाद में वो एक सलाहकार और एक दोस्त के रूप में उन्होंने काम किया, परामर्शदाता के रूप में काम किया राष्ट्रपति के साथ में। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। यानी कि जो डगलस हैं उन्होंने एक एडवाइज़र के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में पहले प्रेसिडेंट के साथ में काम किया और वो व्यक्तिगत अधिकारों के अग्रणी समर्थक थे। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to president. कि उनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से हुई येल में और उसके बाद में वो सलाहकार और एक दोस्त के रूप में उन्होंने काम किया प्रेसिडेंट के साथ। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और डगलस जो हैं उन्होंने एक व्यक्तिगत अधिकारों के अग्रणी समर्थक के रूप में काम किया। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. और उसके बाद में उन्होंने 36 वर्ष तक यहाँ पर सेवाएं दी न्यायाधिपति के रूप में, और वो व्यक्तिगत अधिकारों के अग्रणी समर्थक के रूप में सबसे ज़्यादा समय तक न्याय का काम करने वाले व्यक्ति थे जो हिस्ट्री ऑफ कोर्ट में, यानी कि इतिहास में, कोर्ट के इतिहास में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक, जिनका कार्यकाल रहा, उन्होंने 36 यानी 36 साल तक काम किया।
The following excerpt is taken from O of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. कि ये जो आप कहानी पढ़ने वाले हैं निबंध के रूप में, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो एक जवान छोटा सा बच्चा जो है विलियम डगलस, वो बिल्कुल लगभग पानी के अंदर डूब ही गया था स्विमिंग पूल में, और उसके साथ क्या घटना घटित हुई वो अब हम इस कहानी में पूरा पढ़ेंगे। और यह निबंध आत्मकथा शैली में है और यह पूरा हमें वर्णन करता है कि डगलस ने इस तरह की जो स्थिति थी, एक ऐसी स्थिति में उस अपने को बचाने के साथ साथ उसने किस तरह से एक तीव्र कार्य प्रणाली के साथ अपना बचाव किया। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, अपना पानी के बारे में जो उनका डर है उसके बारे में वो इस पार्ट में बात करते हैं। हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और आखिरकार उन्होंने इससे कैसे छुटकारा पाया और इसको कैसे ओवरकम किया, यानी इसको कैसे पीछे छोड़ा, इस पे कैसे जीत हासिल करी। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। और ये जो आत्मकथा शैली के रूप में जो आप पढ़ने वाले हैं, इसमें आप देखिएगा कि किस तरह से उसने अपने जो डर के ऊपर जीत को हासिल किया। तो ये आत्मकथनीय रचना में एकदम सुस्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। It had happened when I was 10 or 11 years old. यानी अब जब कहानी शुरू होती है तो इट हैड हैपन्ड, यानी यह जो बात ये घटना ये बता रहे हैं उसमें वो कहते हैं ऐसा तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल की उम्र का था। लेखक अपने बारे में पूरी बात बता रहे हैं। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, यानी मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पर याकीमा में YMCA नाम का एक तरणताल था, स्विमिंग पूल था, जो ठीक ऐसा करने का अवसर प्रदान करता था। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेशरस, कि ये जो याकीमा नदी थी वो बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरी थी। ये ट्रेचरस जो वर्ड है ये आप याद कर लीजिएगा, TREACHEROUS। ट्रेचरस का मतलब होता है जोखिम भरा होना। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके चैप्टर के बीच में आते हैं आप उनको नोट कर लिया कीजिए ताकि आप लोग उनको बाद में याद कर सकें। तो ये ट्रेचरस जो शब्द है इसको ट्रेचरस पढ़ा जाएगा, ठीक है। मदर कंटिन्यूअली वॉन्ट अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। तो जो उनकी माँ हैं वो कहते हैं कि मेरी माँ लगातार इस नदी के बारे में इस विरुद्ध मेरे को चेताती रहती थी तथा मेरे दिमाग में उन्होंने ये डाल दिया था कि इस नदी में डूब सकते हैं, और यहाँ की बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो हमेशा ताज़ा बनाए रखती थी मेरे दिमाग में। यहाँ की घटनाएं बताती रहती थी कि इसका ध्यान रखना, इस नदी में डूब सकते हैं। तो याकीमा नदी जो थी वो ज़्यादा खतरनाक मानती थी मेरी माँ और उसके विरुद्ध मुझे जताती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA तरणताल था, स्विमिंग पूल था, वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, कि वह उथले सिरे की तरफ से तो खाली 2 या 3 फीट गहरा था, वाइल यद्यपि इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ वो 9 फीट गहरा था ढलान की तरफ। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, यानी कि वो जो ढलान थी वो धीरे धीरे उस तरफ कम हो जाते था, 9 फीट गहरे की तरफ ढलान की तरफ चला जाता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, मैंने पानी के ऊपर तैरने के पंख लिए और ताल पर चला गया। मुझे आई हेटेड टू वॉक, मुझे इस ताल पर चलना, ये देखिए ये याकीमा रिवर बताई गई है, यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी, है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि मुझे इस ताल में नंगे
पाँव चलकर जाना और अपनी पतली पतली टांगें दिखाना, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन फिर भी मैंने अपने अभिमान को काबू कर लिया और ना फिर भी मैं उस पानी में गया और अपने गर्व को साइड में रखते, अभिमान को साइड में रखते हुए मैंने इस पर काबू पा लिया और ऐसा किया। यानी कि वो स्विमिंग पूल के अंदर जब उतरा तब की बात कर रहा है कि उसको अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके पतले पतले पाँव को देखे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस पानी में उतर गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। यानी वो कहता है फिर भी, हाउ एवर यानी फिर भी, फ्रॉम द बिगनिंग यानी शुरुआत से ही, आई हैड एन एवर्शन कि मुझे इससे डर लगता था। एवर्शन का मतलब होता है इस चीज़ से नफ़रत होना, कोई चीज़ से नफ़रत होना। आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। उसको डर लगता था, वो नफ़रत करता था जब भी वो पानी के अंदर जाता था तब। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ऐसा कब शुरू हुआ, यानी ये डर लगना उसको कब शुरू हुआ कि जब वो छोटा था, 4 साल का था, तो उसके पिताजी उसको एक बार कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए, समुद्र के किनारे, बीच यानी समुद्र के किनारे पर लेके गए, और ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और वो कहता है कि मैं और मेरे पिताजी जो हैं वो वहाँ पर उस पानी में एक साथ खड़े थे। सर्फ का मतलब होता है जो लहरों का जो झाग आता है उसको सर्फ कहते हैं। तो हम उस लहरों के झाग में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन हिम यानी कि मैंने उनको पकड़ रखा था, मैं ऑलमोस्ट उनकी को एकदम पकड़ के खड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और फिर भी जो तेज लहर आई उसने मुझे धकेल कर गिरा दिया और वो मेरे ऊपर से चली गई। ओवर मी यानी मेरे ऊपर से चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, ऐसा लगा जैसे कि मैं पानी के अंदर ही डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, डर गया। फादर लाफ्ट, और पिताजी जो थे वो हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन मेरे दिल में वो जो लहरों की ज़बरदस्त ताकत थी, उसका खौफ जो है वो, आतंक या कह सकते हैं, खौफ कह सकते हैं, वेव यानी लहरों का, वो बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टड चाइल्डिश फियर्स। और अब जब मैं YMCA स्विमिंग पूल में उतरा तो इस तरनताल में जाने से मेरी जो पुरानी बुरी यादें थी, अनप्लीजेंट मेमोरीज, पुरानी बुरी यादें, एंड स्टड चेरिश फियर्स, और वो जाग उठी, और जो मेरा डर था बचपन का वो बिल्कुल मेरे ऊपर हावी सा हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी सी देर में ही अपने आत्मविश्वास को वापस से बटोर लिया। गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और फिर मैंने जो अपने नए जल पंखों की मदद से मैंने वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। तो मैंने जो नए जो मेरे पंख थे उनको लिया, जल पंख वो होते हैं पानी में चलने के लिए जो पंख बनाए हुए होते हैं, उनकी मदद से मैं बतख की भांति तैरने लगा, और अन्य लड़कों को देखने तथा उनकी नकल करके मैं तैरने की कोशिश करने लगा। यानी उन बच्चों को देख के मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। एपिंग का मतलब होता है नकल करना, और पैडल्ड का मतलब होता है बतख की भांति, ठीक है ना। और स्टिल्ड का मतलब होता है जगा दिया। रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जागृत करना, यानी वापस से जागृत करना। और पावरिंग का मतलब होता है शक्तिशाली। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happens। और अब वो कह रहा है कि अलग अलग आई डिड दिस 2 or 3 times on different days, यानी ऐसा मैंने 2-3 बार किया और अलग अलग दिनों में किया। और फिर क्या हुआ, एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिसचीव्स हैपन। और फिर मैंने मतलब निश्चिंत महसूस करना शुरू ही किया था 2-3 दिन में, मतलब मुझे थोड़ी इसकी आदत पड़ने लगी। लेकिन फिर एक दुर्घटना घट गई, मिस एडवेंचर हैपन, यानी एक दुर्घटना घट गई। और वो दुर्घटना क्या थी,
आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैंने क्या किया कि मैं उस ताल के पास में चला गया जब वहाँ पर कोई भी दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, यानी जो जगह थी वो बिल्कुल शांत थी। वाटर वॉज स्टिल, पानी जो था वो भी स्थिर था। एंड टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब। और वो जो स्विमिंग पूल था उसका जो पानी था वो बिल्कुल रुका हुआ सा था, बिल्कुल स्थिर था, स्टिल था। और उसकी जो टाइलें थी सफ़ेद रंग की पेंदे में, वो बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखाई दे रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं उसमें अकेला ताल में जाने से थोड़ा डर रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा इस ताल के पास में बैठ जाता हूँ और दूसरों का इंतज़ार करता हूँ। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय। और वो कहता है कि वहाँ मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि एक लंबा तगड़ा मुक्केबाज सा लड़का वहाँ आया। प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग उसकी उम्र 18 साल होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती के ऊपर काफ़ी घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियाँ, और रिपलिंग का मतलब होता है उभरी हुई। और उसकी छाती पर घने बाल थे और वह एक सुंदर शारीरिक मॉडल का नमूना था, देखने में ऐसा लग रहा था। और उसकी टांगों एवं भुजाएं जो थी उसके ऊपर जो उसकी मांसपेशियाँ थी वो भी काफ़ी उभरी हुई दिखाई देती थी। ऐसे लग रहा था कि एक्सरसाइज करने से जैसे उभर जाती है ना, वैसे। ही ईल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, कि वो चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। और उसने मुझे ऐसा कहने के बाद में ये कहा कि तुम्हें, अरे पतलू, तुम्हें अब पानी में डुबाया जाना कैसा लगेगा। डक्ट यानी डुबाया जाना। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप वाटर। और इतना कहने के साथ ही उसने मुझे उठाया। ही पिक्ड मी अप, with that he picked me up and tossed me into the deep end। और ऐसा कहने के बाद में उसने मुझे उठाया और मुझे ताल के गहराई में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मैं बैठी हुई जो मेरी स्थिति थी, जो मुद्रा थी, उसमें ही पानी में गिर गया। स्वॉलोड वाटर, और मैंने वो जो पानी था वो निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और अचानक ही तुरंत ही मैं पैंदे की तरफ जा पहुंचा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। वो कहता है मैं डर तो गया काफ़ी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा भी डरा हुआ नहीं था कि कुछ सोच नहीं पाऊँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब मैं पानी के नीचे जब जा रहा था उस समय मैंने गिरते हुए मैंने योजना बनाई। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है, आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, कि मतलब मैं कुछ कर सोच नहीं पाऊँ, ऐसी स्थिति मेरी नहीं हुई थी। तो ऑन द वे डाउन आई प्लान, तो जब मैं पानी के नीचे जा रहा था, यानी जब मुझे फेंका गया, उस टाइम मेरा दिमाग चला और मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पाँव जो हैं वो ताल का जो पैंदा है, यानी जो बिल्कुल ज़मीन है ताल की, उससे जब टकराएंगी, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं बड़ी सी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ पहुंचूंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उसके बाद मैं उस पर सपाट लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद में बतख की तरह तैरता हुआ ताल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। ये उसने योजना बनाई। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। लेकिन नीचे जाने में काफ़ी देर लगी मुझे, और ऐसा लगा मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और वो जो 9 फीट 90 फीट के बराबर मुझे दिखाई देने लग गया। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे
पहले कि मेरे पाँव जो हैं वो पेंदे को छूते उससे पहले ही मेरे जो फेफड़े जो है वो फटने को तैयार हो गए। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर पेंदे से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। तो मैंने जितनी मेरे अंदर ताकत थी उतनी सारी की सारी बटोरी और जैसा मैंने सोचा था मैंने ऊपर की ओर बड़ी छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क इंस्टेड। और उसने कहा कि मैंने कल्पना की थी कि मैं बोतल का जो ढक्कन होता है ना, हल्का होता है, उसकी भांति तुरंत सतह के ऊपर पहुंच जाऊंगा। आपने देखा है पानी के अंदर अगर आप हल्की कोई चीज़ डालते हो तो वो डूबती नहीं है, वापस ऊपर की तरफ आ जाती है, चाहे वो नीचे जोर से ही आप फेंक के डालो पानी में। तो उसने भी यही सोचा कि मुझे उठा के फेंक तो दिया है पानी के अंदर, लेकिन अब मैं पाँव, जैसे ही मेरा पाँव जो ज़मीन है इस स्विमिंग पूल की उस पर जैसे ही टच होगा और तभी मैं वापस बाहर सतह को ज़ोर से धक्का देके ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग। तो वो कहता है कि मैंने बजाय इसके मैं धीरे धीरे ऊपर आया और मैंने अपनी आँखें खोली और मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया बट वाटर। और क्या दिखाई दिया? सिर्फ पानी दिखाई दिया मुझे वहाँ पे। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, यानी पानी दिखाई दिया और वो भी ऐसा पानी जो कि पीले रंग का पानी था, गंदा पानी था और दिखने में बहुत ही भद्दा सा पीलापन लिए हुए पानी था। आई ग्रू पैनिकी, और मैं उस पानी को देख के आतंकित हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, कि मैंने हाथों को ऊपर की ओर किया। आतंकित तो हो ही चुका था, फिर वो कहता है मैंने अपने हाथों को ऊपर की ओर किया जैसे कि मुझे कोई रस्सी पकड़नी हो, और मेरे हाथ में केवल क्या पकड़ में आ रहा था? खाली पानी ही पकड़ में आ रहा था, केवल पानी को ही मैं पकड़ पा रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का मतलब होता है घुटन होना। मुझे सांस लेने में बड़ी घुटन हो रही थी, दम घुट रहा था मेरा। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, यानी कि वो कहता है कि मैंने चिल्लाने की भी कोशिश करी लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, और उसके बाद में वो कहता है कि मेरी आँखें एवं नाक पानी से बाहर आए लेकिन मेरा मुंह नहीं पानी से बाहर आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वॉलोड एंड चोक्ड। अब वो कहता है कि मैं पानी की सतह पर हाथ मारने लगा, पानी निगल गया था और जो मेरी सांस है वो चोक हो गई थी, यानी अवरुद्ध हो चुकी थी। स्वॉलोड का मतलब होता है गिटना, कि मैंने पानी जो है वो गिट लिया था और मेरा गला जो है वो एकदम चोक हो गया था। ऐसे लग रहा था कि सांस लेने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, और अब वो कहता है कि मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो ऊपर नहीं आए, निर्जीव भार के समान वो लटक गई। पैरालाइज्ड एंड रिजिड। पैरालाइज्ड और रिजिड का मतलब होता है कि वो पैरालाइज मतलब होता है ना, गति नहीं थी उनके अंदर, वो गतिहीन हो गई, और रिजिड का मतलब होता है कठोर। तो किस तरह के उसके पाँव की हालत हो गई कि उसको लग रहा था जैसे कोई निर्जीव भार के समान जो मेरे पाँव हैं वो लटक गए थे, उनमें कोई भी गति नहीं हो रही थी और वो कठोर हो चुके थे। A great force was pulling me under, I screamed, और मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी ताकत मुझे नीचे की ओर खींच रही है, और मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो किसी को सुनाई नहीं दी, खाली वो जो पानी था उसी को ही, पानी के अंदर ही मेरी चीख सुन रही थी, पानी ही नहीं खाली मेरी चीख सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन दी लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर वो कहता है मैंने चिल्लाया लेकिन मेरी आवाज़ जो थी, पानी ने ही सिर्फ मेरी चीख सुनी, तो मैं ताल के पेंदे की ओर वापस से उस लंबी यात्रा पर वापस रवाना हो चुका था, यानी वापस मैं नीचे की तरफ जा रहा था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेक्टिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने जानी जब पानी को पीटा और मैं अपनी शक्ति पूरी लगा के इस तरह उसको शक्ति के साथ में नीचे की तरफ गया। एक्सपेक्टिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ
नाइटमेयर, कि जैसा कोई व्यक्ति सपना देखता है ना और उसको डर डर जाता है, वो उसको बुरा सपना आता है। और नाइटमेयर का मतलब होता है भयानक सपना, दुःस्वप्न भी कह सकते हैं। और उसको सपने में ऐसे दिखाई देता है कि वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको रोकने की कोशिश कर रहा है, रोके जा सकने वाली ताकत से संघर्ष कर रहा है, तो वैसा मैं महसूस कर रहा था। फाइट्स आर इरेसिस्टिबल फोर्स, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। और वो कहता है कि मैंने जो ये मैं संघर्ष कर रहा था, ये जो ताकत मेरी लग रही थी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी समस्त जो सांस है उसको मैंने खो दिया है। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रॉब्ड, ये लाइन भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। माई लंग्स एक्ट एंड माई हेड थ्रॉब, यानी जो मेरे फेफड़े थे वो दर्द करने लग गए थे और मेरा सिर जो है वो धड़कता था। आई वॉज गेटिंग डिजी, कि मैं चक्कर खा रहा था। डिजी मतलब यानी मूर्छा आती है ना, चक्कर खाते हो, गिरने वाले से महसूस करते हो, वैसा वो महसूस कर रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, लेकिन वो कहता है कि मेरे को मेरी वापस से वो योजना याद आ गई जो मैंने सोची थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। वापस उसने यही सोचा कि मैं वापस से जब की बार जब नीचे जाऊंगा तो ताल के जो पैंदा है उससे उछाल मारूंगा, कॉर्क के जो नरम बोतल का ढक्कन होता है ना उसकी तरह, और पानी की सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और उसके बाद मैं पानी के ऊपर सपाट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और मैं अपनी भुजाओं से पानी पर चोटें मारूंगा और टांगों को फटकारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और उसके बाद में मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। अब आगे देखिए क्या होता है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आइज़, और अनंत रूप से मैं नीचे की ओर गिरता ही जा रहा था, नीचे ही नीचे जा रहा था, और मेरी आंखें मैंने अचानक उसमें खोली। पी नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, खाली पानी, पीले चमक वाले पानी के अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं देख पा रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, पानी भी मुझे अब एकदम काला पानी जैसा दिखने लग गया, जिसमें से होकर कोई देख ही नहीं सकता था कि क्या हो रहा है, उसके अंदर से नहीं देख सकता था, पानी भी मुझे काला दिखाई दे रहा था। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर वो कहता है कि उसके जस्ट बाद में, शेयर का मतलब होता है शुद्ध एकदम, और स्टार्क का मतलब होता है कठोर होना, और टेरर सीज्ड मी, टेरर का मतलब होता है जैसे डर, सीज्ड मी, और उसने मुझे जैसे कि ना वशीभूत कर लिया हो। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसा आतंक, टेरर का मतलब होता है आतंक, जिस पर जो कोई आतंक जिसमें किसी भी तरह की समझबूझ नहीं रखता, जो आतंक जिसमें कोई भी नियंत्रण नहीं हो, आतंक जो कोई समझ ही नहीं सकता, और जिससे उसने महसूस किया हो खाली वो ही उस डर को समझ सकता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसको कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, यानी कि डर जिसने अनुभव ही नहीं किया वो तो समझ ही नहीं सकता कि किस तरह का डर वो आतंक को महसूस कर रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ रिजिड एंड विथ फेयर, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो पानी के नीचे एकदम शक्तिहीन और निष्क्रिय हो चुका था, पैरालाइज्ड हो चुका था, ऐसे लग रहा था उसको, शक्तिहीन हो चुका था, निष्क्रिय हो चुका था, और स्टिफ रिजिड एंड विथ फियर, और उसको ऐसे लग रहा था कि वो डर से, भय से एकदम कठोर हो गया है, अकड़ा हुआ सा महसूस कर रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, उसको ऐसा लगा कि जो उसके गले के अंदर जो चीखें थी वो भी जम गई थी, फ्रोजन यानी जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। अब उसको क्या महसूस हुआ कि खाली उसका जो दिल था और जो उसके सिर के भीतर की जो धड़कन बताती थी कि अभी भी वो जीवित था, ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी। एंड देन द मिडेस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और फिर एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, यानी कि अब इस घटना की, जब ये घटना चल रही थी तो उसके बिल्कुल फिर आतंक के बिल्कुल बीच में
उसके दिमाग में एक तर्कपूर्ण विचार का स्पर्श हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। वापस उसने वही बात सोची कि मुझे उछलने के बाद की बात को वापस याद रखना है। जब मैं ताल के पेंदे से जब मैं टकराऊँ तो मुझे वापस ऊपर की तरफ धक्का देना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और फिर अचानक वो कहता है कि मुझे वापस से वो जो टाइल्स हैं, यानी मेरा पाँव जो है वो ज़मीन पे ताल के अंदर जब टच हुआ, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम। और अंत में मैंने मेरे नीचे जैसे ही पेंदे की टाइलों को महसूस किया तो मेरे पैरों की जो उंगलियां हैं वो पेंदे की ओर बढ़ी, जैसे माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब दम, उसको पकड़ने के लिए। ग्रैब मतलब होता है पकड़ने के लिए। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। और जैसे ही टाइलों को मैंने पकड़ना मेरे पाँव ने जैसे टच किया, पकड़ना चाहा, तो मैं पूरे ज़ोर के साथ वापस की तरफ ऊपर की तरफ उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। वो कहता है लेकिन जो उसने छलांग लगाई, उछलने की जो कोशिश करी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। मैं अभी भी पानी के ही अंदर था, मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। अब वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आसपास में दिखाई दे रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई मुझे रस्सी दिख जाए, रोप यानी रस्सी, लैडर यानी सीढ़ियाँ, और वाटर विंग्स यानी कि जल पंखों को जिनको वो ढूंढ रहा था, कुछ भी मिल जाए, पर उसको नथिंग बट वाटर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर कुछ भी नहीं है, मेरे पास खाली एक पीले रंग, मेरे चारों तरफ खाली एक पीले रंग का जो पानी है वो ही खाली मुझे पकड़े हुए, यानी मैं पानी के बिल्कुल बीचों बीच अपने आप को महसूस कर रहा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। अब वो कहता है आगे कि जो मेरा कठोर भय जो था मेरे अंदर, स्टार्क टेरर मुझ पर हावी हो चुका था और वैसे लग रहा था जैसे उसने मुझे पकड़ लिया है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे मेरे अंदर पकड़ बना ली है और मुझे जकड़ लिया है उस टेरर ने, यानी उस आतंक ने मुझे एकदम पकड़ लिया है। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कोई बिजली होती है ना, उसका बड़ा आघात झटका लगता है तो हम पकड़ लेती है, बिजली पकड़ लेती है, अगर कहते हैं ना करंट लगता है, तो वैसे लग रहा था मुझे उस डर ने पकड़ लिया है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। और मैं भय से हिलने और कांपने लग गया। माई आर्म्स वुडंट मूव। और मेरे जो मेरे बाजू जो थे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, मेरी भुजाएं हिल नहीं पा रही थी डर के मारे। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरे पाँव जो हैं, यानी मेरी जो टांगें जो हैं वो भी नहीं हिल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। मैंने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, माँ को भी बुलाना चाहा, पर कुछ भी नहीं हुआ। अब पानी के अंदर जिस तरह की सिचुएशन उसने फेस करी वो सारी की सारी यहाँ पे बताई गई है। बहुत ही खतरनाक स्थिति में वो फंस गया था और ऊपर से उसको डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। फिर वो कहता है आश्चर्य की बात ये हुई कि अचानक से रोशनी हो गई और मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज़ वर। मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर मेरी आँखें जो उस पानी से बाहर निकल रही थी, बाहर आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। और वो कहता है कि कम से कम मेरी आँखों बाहर आ गई और मेरा नाक भी करीब करीब बाहर निकल गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। अब वो वापस कहता है कि एक बार वापस पानी के ऊपर आया वो, और तीसरी बार फिर वो पानी के नीचे वापस जाने लग गया। जब आपने डूबते हुए व्यक्ति को देखा होगा ना, वो वापस ऊपर नीचे होता है क्योंकि वो कोशिश करता है। तो वापस वो तीसरी बार कहता है मैं वापस पानी के नीचे की ओर चल पड़ा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने हवा अंदर लेने की कोशिश करी, लेकिन हवा खींचने वाली इस कोशिश में वापस से मेरे अंदर पानी चला गया, पानी खींच गया अंदर। और द येलोइश लाइट वॉज गॉन आउट। और वो जो पीली रोशनी थी वो भी गायब हो गई क्योंकि वापस पानी के अंदर चला गया था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड।
आई रिलैक्स्ड, और उसके बाद में वो कहता है कि इतना कुछ करने के बाद में अब जब उसकी हिम्मत ही ख़त्म हो चुकी थी, ऑल एफर्ट सीज, यानी कि सारे के सारे जो प्रयास थे, एफर्ट्स थे, वो सीज हो गए, यानी ठहर गए। आई रिलैक्स्ड, उसको एकदम रिलैक्स, यानी वो बिल्कुल ढीला सा पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और उसको ऐसा लगा जैसे कि उसकी जो टांगें हैं वो भी बहुत ढीला महसूस होने लगी थी। एंड अ बैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक जो कालापन जो था उसके दिमाग पर जो छा गया था, इट वाइप्ड आउट फियर, वो ऐसे लग रहा था कि उस कालेपन ने उस भय को भी ख़त्म कर दिया है। इट वाइप्ड आउट टेरर, और उसने उस आतंक को भी मिटा दिया है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, को कहता है कि अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी हड़कंप नहीं था, हड़बड़ाहट नहीं थी, मैं घबरा नहीं रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया था, क्वाइट था और शांत था, और बहुत ही वहाँ पे शांति वो महसूस कर रहा था अपने अंदर। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, उसको अब किसी भी चीज़ का डर नहीं लग रहा था। दिस इज़ नाइस, ये बहुत अच्छा महसूस उसको हो रहा था। टू बी ड्राउजी, उसको ऐसा लगा कि यह अच्छा है, नींद में होना, ड्राउजी का मतलब होता है नींद में है ना, गो टू स्लीप, और जाकर जैसे कि आप नींद में चले गए हो ऐसा महसूस हो रहा था उसको। नो नीड टू जंप, और वो कहता है अब उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, यानी और वो वैसे ही बहुत ज़्यादा थक चुका था कि वो अब उछल भी नहीं सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और वो कहता है कि ये बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे, आप आहिस्ता आहिस्ता से अपने आप ही ले जाए जा रहे हो। टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो, अंतरिक्ष में तैर रहा हो, ऐसा फ्लोट करना यानी तैरना, उसको ऐसा महसूस हो रहा था। टेंडर फ्लोटिंग टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और उसको ऐसे लग रहा था कि उसके चारों तरफ मुलायम जो बाजुएं हैं उन्होंने उसको सहला रखा है, पकड़ रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और उसको ऐसे बिल्कुल सुरक्षित महसूस हुआ, जैसे मुलायम भुजाओं ने उसको पकड़ लिया, जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ती है वैसे ही बाजुओं में, और अब उसे नींद भी में जाना ही होगा, क्योंकि अब उसने वो माँ के हाथों में है, माँ के हाथों को महसूस कर रहा था, और उसको लगा कि अब मेरे को सो जाना चाहिए, मैं नींद में जा रहा हूँ, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। आई क्रॉस टू ऑब्लियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, अब लेखक ये कहता है कि जब इस स्थिति चल रही थी तो ऑब्लियन का मतलब होता है भुलावा। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, कि मुझे ऐसा मेरे दिमाग में, मैं ऐसे भुलावे में था, विस्मृति में चला गया था कि, और मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि अब मेरे जीवन का जो पर्दा है वो गिर गया है, यानी कि उसको ऐसे लगा कि वो मर चुका है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, अब इतना उसको ध्यान है यहाँ तक की घटना। उसके बाद में वो कहता है कि जब मैं, अगली बात जो उसको याद आई, उसने जब उसको होश आया तो द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, उसको उसने महसूस किया, उसने याद किया कि जब वो उठा तो उसने अपने आप को कहाँ पर पाया, उसने अपने आप को पेट के बल तालाब के पास लेटा हुआ पाया। वॉमिटिंग यानी, और वो अब उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और वो जो लड़का, चैप यानी लड़का जो था जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था, वो फेंक दिया था, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो खाली मजाक कर रहा था और ये इतना कुछ हो गया। समवन सेड द किड नियरली डाइड, और तभी उसको वापस से कोई एक और आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा कि ये बच्चा तो लगभग मर सा ही गया था। यानी वो अपनी स्पष्टीकरण दे रहा था कि मेरे को क्या पता था कि ये इससे डूब जाएगा। उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, तो दूसरा जो व्यक्ति वहाँ खड़ा था उसने कहा लगभग मर ही गया था ये, तुम क्या मजाक कर रहे थे। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हम टू द लॉकर रूम, कि चलो अब इसके कपड़े बदलने के लिए इसको पास वाले कमरे में लॉकर रूम में ले चलते हैं। लॉकर रूम होता है स्विमिंग पूल के पास में, जहाँ पे आप वापस से एक बार साफ़ पानी में नहा के और कपड़े चेंज करते हो। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों के बाद में मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेबलिंग, आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। अब वो उसकी स्थिति देखिए कैसी थी। वो कह रहा है मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, कांप रहा था, और मैं कांपता रहा था, रो रहा था, और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मेरी इस तरह की हालत थी। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात को कुछ खा भी नहीं
सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। और उस रात्रि जब वो खा पी भी नहीं सका कुछ और कई दिनों तक उसके दिल में बार बार जो ये डर था ये आए जा रहा था। उस डर ने उसके अंदर जगह बना ली थी। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। वो कहता है कि ये जो थोड़ी सी भी थकान होती थी वो मुझे परेशान कर देती थी। मेरे घुटनों में हम कंपन महसूस हिलने लग जाते थे, कंपनशील हो जाते थे और मुझे उल्टी जैसी होने लगती थी। मेरा पेट जो है वो अपसेट सा महसूस करने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और उसके बाद में वो कभी भी ताल के पास वापस नहीं गया। वो कहता है कि मैं पानी से इतना ज़्यादा डरने लगा था कि मैं पानी से बहुत ज़्यादा दूर रहता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर वेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स। अब वो कह रहा है कि उसके बाद में, यहाँ तक तो वो बहुत ज़्यादा डरता था, उसके बाद में वो कहता है कि कुछ वर्षों के बाद में जब आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड, कि जब उसने प्रपातों के जल के बारे में जाना, उसको पता चला कैस्केड्स के बारे में। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। उसने सोचा कि मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए, मुझे उसमें जाने की इच्छा हुई। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। अब वो कहता है कि कुछ वर्षों के बाद जब मैंने प्रपातों के जल के बारे में जाना तो मुझे उसमें प्रवेश करने की इच्छा हुई। और जब मैं कभी भी मैंने ऐसा जब भी कभी वो कहता है कि मैंने ऐसा करने की सोची, जैसे कि चाहे वो टाइटन या बम्पिंग नदी में से चलकर जा रहा हो या गोट रॉक्स की वार्म झील में नहा रहा हो, ये वो बता रहा है कि ये सब चीज़ें हुई। द टेरर यानी वो जो भय था, दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, कि वो भय, वो डर जिसने मुझे उस ताल में जकड़ लिया था वो लौट आता था जब भी वो कोई इस तरह का काम करना चाहता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली। और वो कहता है कि वह जो है वो मुझ पर पूरी तरह छा जाता था, यानी कि वो डर जो है वो मुझ पर हावी हो जाता था, मैं उस काम को नहीं कर पाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। और मुझे ऐसे महसूस होता था कि मेरे जो पाँव हैं वो गतिहीन हो गए हैं, उनमें किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और जो वो आईसी मतलब होता है कंपकपाता हुआ, जो कंपकपी वाली पैदा करने वाली जो ठंडी बर्फ़ जैसा ठंड होती है, वह मेरे हृदय को भी जकड़ लेती थी, यानी उसका डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स। और वो कहता है जैसे जैसे वर्ष बीतते चले गए मेरे साथ में भी ये जो डर है ये भी मेरे साथ साथ चलता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा गहरा हो गया। इन कैनोइज और मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। अब वो ये कह रहा है कि जब भी मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए न्यू हैम्पशायर में जो बेस मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था, या ओरेगन में डेस्ट्यूवस और मेटोलियस, दोनों अलग अलग तरह की मछलियों के नाम हैं। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन दी Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. ये इम्पॉर्टेंट समझना है आपको कि वो ये कहता है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी मेरे साथ साथ में जो डर था वो भी अंदर गहरा होता चला गया। और मेन झीलों में जैसे उसने कभी हल्की नावें चलाने की कोशिश करी, मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करी, न्यू हैम्पशायर बेस मछलियाँ पकड़ने में, और गन में डेस्यूटस एवं मेटोलियस पर ट्राउट मछलियाँ पकड़ने में, या कॉस्केट में बम्पिंग झील पर, या फिर कोलंबिया में सैमन मछली पकड़ने में, जहाँ कहीं भी वो कहता है कि मैं गया तो वहाँ बारी बारी मुझे जो पानी में डूबने वाला जो डर था, ये भय था, वो मेरा पीछा करता रहा। इस भय ने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और इस डर ने मेरे जो
कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग की जो मेरी इच्छा थी उससे मुझे हमेशा वंचित रखा। कैनोइंग का मतलब होता है पैडल वाली जो हल्की नावें होती, वो भी वो चला नहीं पाता था, उसको डर लगता था। नौका विहार भी वो नहीं कर पाता था, यानी बोटिंग भी नहीं कर पाता था। और तैरना भी वो अवॉइड करता था, क्योंकि उसको पसंद था तैरना, लेकिन उसका जो डर था उसके कारण वो ये काम नहीं कर पाता था। तो वो कहता है कि मेरी लाइफ ही ख़राब हो रही थी, मैं अपने मन का कोई भी काम नहीं कर पा रहा था सिर्फ उस डर की वजह से। आई यूज्ड एवरी वे टू आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। वो कहता है कि मैंने हर तरह का तरीका अपनाया कि मैं कैसे भी अपने भय के ऊपर काबू पा सकूं, बट लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन वो कहता है लेकिन इसने मुझे दृढ़ता से पकड़ रखा था, इस डर ने मुझे जकड़ रखा था अपने अंदर। फाइनली आखिर 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने आखिर में एक दिन अक्टूबर के महीने में एक प्रशिक्षक को तैयार कर लिया कि वो मुझे तैरना सिखाए, और मैंने निश्चय कर लिया। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। और फिर मैं पूल के ऊपर जाता था, ताल पे जाता था और वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। यानी प्रशिक्षक करने के हायर करने के बाद में वो ताल पर गया और उसने प्रैक्टिस 5 days अ वीक एन आवर ईच डे। हर रोज़ 1 घंटा, हफ्ते में 5 दिन वो वहाँ पे अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। और वो जो प्रशिक्षक था वो उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट went through a pulley that ran on an overhead cable। और किस तरह से एक जो बेल्ट से जुड़ी हुई एक रस्सी थी उसको एक घिरनी से के अंदर से निकाल कर और वो अपने स्वयं के सिर के ऊपर उसको मजबूत रस्से पर चलाता था, यानी उसको बांध के रखता था, रस्सी से पकड़ के रखता था और फिर उसको प्रैक्टिस करवाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। और दूसरी तरफ से रस्सी को वो मजबूती से पकड़ा रखता था। जैसे एक तरफ से रस्सी पकड़ ली, दूसरी तरफ से उसको एक फिरकी जो होती है ना उसके ऊपर डाल देता था, उसके से नीचे लटका के वापस उसको अब जो लेखक है उसको उससे बांध देता था। ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। और दूसरा जो सिरा है उसको वो प्रशिक्षक पकड़ लेता था। एंड वी वेंट बैक एंड फ्रॉथ अक्रॉस द पूल। और वो कहता है और इसी तरह से हम लोग जो ताल के आगे पीछे इस तरह से स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे। आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, यानी 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, दूसरे घंटे के बाद तीसरा घंटा, हम काफ़ी प्रैक्टिस करते थे पानी के अंदर। घंटों बीत जाते थे और दिन भी काफ़ी बीत गए उस प्रैक्टिस में। एक के बाद एक काफ़ी दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीते, पहले घंटे बीते, फिर दिन बीते और फिर हफ्ते बीतने लग गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और वो कहता है कि हर बार जब ताल के जब पार वो एक यात्रा के लिए वो इधर से उधर जब उसमें स्विमिंग करता था तो वो जो उसका डर था उसका एक अंश मुझे हमेशा जकड़े ही रहता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और हर बार जब वो उसका ट्रेनर था, प्रशिक्षक था, वो रस्सी से उसी पकड़ को जब ढीला करता था और मैं पानी के नीचे जाता था तो कुछ पुराना भय जो है वो मेरे अंदर वापस लौट आता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। और उसकी जो टांगें हैं वो जम जाती थी। अब वो कह रहा है कि तनाव को ढीला पड़ने में, यानी जो उसका टेंशन था उसको कम होने में कम से कम भी 3 महीने का समय लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। और उसके बाद में उन्होंने मुझे क्या सिखाया, पहले पानी के अंदर तैरना सिखाया, इधर से उधर मुझे रस्सी से पकड़ के रखते थे ताकि मैं डरूं नहीं। उसके बाद में जब मैं 3 महीने बाद में मैं अपने आप तैरने लग गया तो उन्होंने मुझे मेरा जो फेस है उसको पानी के अंदर सांस कैसे लेना है और पानी के अंदर जाना है और फिर सांस कैसे लेना है वो चीज़ें सिखाई। और फिर उसने मुझे पानी के नीचे चेहरा रखने और सांस छोड़ने और नाक को ऊपर उठाकर सांस भीतर लेने का सिखाया। एंड रेज माई नोज एंड इनहेल। इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना और एक्सेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। कि जब आप पानी के बाहर आओ तो आपको वापस से जो हवा है वो मुंह में भरनी है और जब आप पानी के अंदर जाते हो तो धीरे धीरे उसको हवा को छोड़ना है और तैरते हुए। आई रिपीटेड दिस एक्सरसाइज
हंड्रेड्स ऑफ टाइम की। वो कहता है कि मैंने 100 से भी ज़्यादा बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर। और मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार दोहराया और थोड़ा थोड़ा करते करते मेरा जो आतंक था वो धीरे धीरे त्याग रहा था। मैं उससे, उसकी जकड़ से अपने आप को अलग महसूस कर रहा था और मेरा जो सिर है वो भी पानी के नीचे जाना शुरू हो गया था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। उसके बाद में वो कहते हैं कि मुझे जो मेरा प्रशिक्षक था, ट्रेनर था, उसने ताल के एक और पकड़े रहता था वो मुझे। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और वो कहता है कि सप्ताहों, काफ़ी सप्ताह तक मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरे टांगों ने काम करने के लिए मना कर दिया, यानी इनकार ही कर दिया एक तरह से। लेकिन बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। धीरे धीरे वो तनाव रहित होने लग गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और आखिर में मैंने उनके ऊपर नियंत्रण पाना सीख लिया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ सिमर। और इस तरह से जो ट्रेनर था उसने पीस बाय पीस, धीरे धीरे करके, पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, यानी एक एक करके उसने एक तैराक बना दिया मुझे। जो मेरी हर चीज़ में जहाँ जहाँ कमियाँ थी, पानी के अंदर जाने में डर था, उसको निकाला, तैरना सिखाया। फिर जो मेरे पाँव जो है वो जो फ्रीज़ हो जाते थे, उनका डर भी मुझे मेरे दिमाग से निकाला कि ये फ्रीज़ ना हो और मैं एकदम जाके कहीं पे फ्रीज़ नहीं हो जाऊँ पानी के अंदर, तो मेरे पाँव चलते रहें। वो सब चीज़ें जब उन्होंने मुझे परफेक्टली चारों तरफ से हर चीज़ सिखा दी, हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। टुकड़ों में पहले सब चीज़ें सिखाई और उसके बाद में उसने मुझे पूरा का पूरा एक संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। और अप्रैल के महीने में उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। और फिर उसने मुझे कहा कि अब तुम डुबकी मारो और क्रॉल स्ट्रोक, यानी एक स्विमिंग का एक तरीका होता है, अलग अलग तरीके होते हैं स्विमिंग के, ऊपर की तरफ मुँह करके, लेट के, फिश क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई की तरह स्ट्रोक, अलग अलग स्ट्रोक होते हैं। तो वो उसने कहा कि तुम एक क्रॉल स्ट्रोक से तैरकर ताल की पूरी लंबाई को पार करो, यानी इसको पूरे स्विमिंग पूल को एक कोने से दूसरे कोने तक तुम जाओ। मैंने ऐसा कर लिया। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। कि जब इंस्ट्रक्टर ने अपनी बात कही तो मैंने इस काम को भी पूरा कर लिया। और उसके बाद में द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। और अब इंस्ट्रक्टर ने ये कहा कि भाई मेरा काम जो है वो पूरा हो चुका है, मैंने अब आपको स्विमिंग सिखा दी है, और वो चले गए। बट आई वॉज नॉट फिनिश। कि आखिर जो ट्रेनर था उसने तो सिखा दिया था, यानी उसका तो काम पूरा हो चुका था, लेकिन मेरा अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। क्योंकि मेरे अंदर अभी भी ये डर था कि संदेह था मेरे अंदर कि क्या मैं वापस से जब अकेला पानी के अंदर होऊंगा तो क्या मैं स्विमिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आई ट्राइड इट, यानी कि मैंने उसको आजमाया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। तो मैंने क्या किया, वापस से ताल की जो लंबाई है वो इधर से उधर तक तैर कर पार की, अपना डर निकालने के लिए। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। और जो पुराने, जो उसका जो डर था, उसके जो छोटे मोटे अवशेष भी उसके दिमाग में थे वो भी वापस लौट आते थे। बट नाउ, लेकिन वो कहता है कि लेकिन अब, आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, कि अब जो है वो उसका डर जो है, काफ़ी उसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली थी। तो वो कहता है कि अब ये जो छोटा थोड़ा बहुत भी जो डर का अंश मेरे अंदर रह गया है, अब मैं उससे नफरत करने लगता हूँ। और गुर्राते हुए वह भय से कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और वो उसको कहता था कि अच्छा तुम मुझे डराने आए हो। वापस उस डर को कहता था, जैसे थोड़ा बहुत डर अगर एकदम हल्का सा भी दिमाग में आता था, कि लो मैं अब तुम्हारे को दिखाता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। और वो क्या करता था, मैं वापस से इस ताल की जो लंबाई को एक बार और पार करके आता हूँ, कूद पड़ता था और उसको डर को भगाने की कोशिश करता था कि देखो तुम यहाँ से अब चले जाओ, मुझे अब कोई डर नहीं है। देन वेंट ऑन
अनटिल जुलाई, और इस तरह वो जुलाई के महीने तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो अभी भी कहता है कि मैं संतुष्ट नहीं था। बट नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, क्योंकि उसके दिमाग में इतना भयंकर डर जो था बैठा हुआ, वो काफ़ी हद तक तो उसने उस पर जीत पा ली थी, लेकिन कहीं थोड़े बहुत अंश बाकी थी। तो वो कहता है अभी सारा डर नहीं गया है, भय नहीं गया है। सो आई वेंट टू लेक, तो वो कहता है कि फिर मैं झील पर गया। और वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो वो कहता है कि इसलिए मैं वेंटवर्थ नामक झील पर गया जो न्यू हैम्पशायर में थी। आई डाइड ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles across the lake to Stamp Act आइलैंड। और वो कहता है कि मैं न्यू हैम्पशायर में गया, उस झील पर गया जो न्यू हैम्पशायर में थी, और फिर वहाँ से वो कहता है ट्रिक्स द्वीप में नौका घाट से मैंने डुबकी मारी और झील में 2 मील तैरकर मैं स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुँच गया, यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर वो पानी के अंदर से होता हुआ पहुँचा। आई स्वेम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। अब ये अलग अलग तरह के तैरने के तरीके हैं। उसमें उसने कहा कि मैंने क्रॉल स्ट्रोक भी किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी किया, साइड स्ट्रोक भी किया, बैक स्ट्रोक भी किया, और इन सब स्ट्रोकों से मैं तैरता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, वो कहता है कि सिर्फ एक बार भय लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कब उसको सिर्फ एक बार अब डर महसूस हुआ था, जब वो बिल्कुल बीचों बीच था लेक के। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, वो कहता है लेकिन मैंने अपने डर पे जीत पाने के लिए क्या किया, वापस अपने मुंह को अंदर घुसाया झील के अंदर बिल्कुल बीचों बीच, तो मैंने अपना चेहरा अंदर किया और मुझे वहाँ पे सिर्फ पानी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और वो जो पुराना डर था, वो जो पुरानी अनुभूति थी, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा जो था वो वापस लौटा। आई लाफ्ड एंड सेड, तब मैं हंसा और मुस्कुरा कर मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आई फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन। और तब वो उसको कहता है अपने डर को, कि हंसकर कहता है कि मिस्टर आतंक, तुम मेरा क्या बिगाड़ने का सोचते हो? और वो वहाँ से भाग गया और मैं वहाँ तैरता रहा, यानी कि उसने उसको डरा दिया, आतंक को डरा दिया और भगा दिया, और ख़ुद वो तैर के दूसरे कोने तक आ गया। येट आई हैड रेसिड्यूल डाउट्स, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ बचे खुचे संदेह हैं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि मेरा जो पहला अवसर है था, आई हरिड वेस्ट वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरैड मीडोज़। अब वो कहता है कि प्रथम अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तुरंत चल पड़ा और टाइटन पर चढ़ता हुआ कॉरेंट घास के मैदानों पर पहुंचा। अप द कॉरेंट क्रीक ट्रेल अ मेड ग्लेशियर, और उसके बाद में वहाँ से मैं कॉरेंट क्रीक पगडंडी से मीड ग्लेशियर पर पहुंचा। एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो टू साइड ऑफ वार्म लेक, और वहाँ तक मीड ग्लेशियर पर पहुँचने की तथा वहाँ पर वार्म झील के पास जहाँ पे ऊंचे घास के मैदान थे वहाँ पर मैं पहुँचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई ड्राइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अनदर शोर ऑफ द पैक। अब वो कहता है कि मैं मैदान पर मैंने अपना शिविर लगाया और अगली सुबह मैंने कपड़े पहने और अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और मैं झील में कूद गया, और एक किनारे से कूदा और तैरते तैरते दूसरे किनारे से बाहर निकला। जस्ट एज डो कॉप्टन यूज टू डू, बिल्कुल वैसा ही किया मैंने जैसा कि ड्रग कॉप्टन किया करता था, कि एक कोने से कूदता था और दूसरे से निकलता था, यानी उसने पूरी स्विमिंग करी और अब जाके उसको तसल्ली हुई। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड दी एको, और वो कहता है कि इस खुशी को मैं बता नहीं सकता, कि मैं खुशी के मारे ज़ोर से मैंने चिल्लाया आनंद से, और वहाँ पे जो गिलबर्ट पार्क की जो चोटी थी वहाँ से प्रतिध्वनि आई, यानी जब हम पहाड़ों के बीच में या कहीं पे भी ऊंची जगह पे जब हम आवाज़ लगाते हैं तो वो इको होती है, यानी आवाज़ टकरा टकरा के वापस आती है। तो वो कहता है कि मैंने जब खुशी से वहाँ पे चीखा तो वो जो गिलबर्ट पीक जो थी, गिलबर्ट की जो चोटी थी, वहाँ से जो प्रतिध्वनि थी वापस आई
और मैंने उसको सुना, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने पानी की भय को जीत लिया था, ये मैं कह रहा था और मैं बहुत खुश था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, यानी ये जो अनुभव था मेरे लिए काफ़ी गहरा अर्थ रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। अब वो कहता है कि सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने इस आतंक को जाना हो, यानी जिन्होंने कभी किसी डर को फेस किया हो और फिर उसके ऊपर उसको जीत को हासिल किया हो, वो ही इस अर्थ को समझ सकते हैं, यानी मेरी इस भावना को समझ पाएंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इन डेथ देयर इज़ अ पीस, वो कहता है कि क्योंकि मृत्यु में क्या होता है, शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर कहाँ पर होता है, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, यानी जैसा कि रोजावेल्ट कहते हैं, वो लेखक हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसा कि रोजावेल्ट ये कहते हैं, जानते हैं कि जब उन्होंने ये कहा था कि हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है, यानी हम किससे डरते हैं, हम सिर्फ डरते हैं, डर से ही हम डरते हैं। और देयर इज़ टेरर ओनली इन, किस चीज़ में आतंक है, आतंक खाली मरने, फियर कि हम मर जाएंगे, इस चीज़ में आतंक है। हम केवल इस डर से ही भयभीत होते हैं कि हम मर जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद में तो कोई डर होता ही नहीं है, मरने के बाद में तो वैसे भी शांति होती है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन द इंटेंसिटी। अब वो कह रहा है कि हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है, क्योंकि मैंने, लेखक कह रहा है कि मैंने मरने की अनुभूति को भी महसूस किया है, क्योंकि जब वो पानी में डूबा था उसकी आंखों के सामने बिल्कुल काला पड़ गया था और तब उसको बिल्कुल ऐसे दिखाई दिया था कि उसका दिमाग जो है रिलैक्स हो गया है, वो अपने आप को बहुत शांत महसूस कर रहा था। वो ऐसी अनुभूति थी कि जब वो मरने वाली स्टेज पे पहुंच चुका था। तो वो कहता है कि मैंने मरने की अनुभूति करी है, उसमें तो शांति मिलती है मरने के बाद में, लेकिन आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न करता है, लेकिन डर क्या होता है, डर हमारे को मर जाएंगे इस चीज़ का आतंक जो है वो इस चीज़ का डर पैदा करता है। और दोनों का अनुभव मैंने किया है, इस कारण जो जीने की इच्छा है वो किसी तरह अधिक ज़्यादा तीव्र हो गई है, इंटेंसिटी हो गई है उसकी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और आखिर में मुझे जो है, मैं अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूँ, मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ। किस चीज़ से, डर से अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब वो कहता है कि मैं पगडंडियों पर चलने में भी मुझे डर नहीं लगेगा, चोटियों पर चढ़ने में भी मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने भय को अब भय को हटा देने के लिए मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मेरे दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है और अब मैं किसी भी चीज़ से डरूँगा नहीं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? इसमें देखिए 2 घटनाएं हुई, कहानी तो पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहली बात तो कि जब लेखक जो है वो 3 या 4 वर्ष का था, तो सबसे पहला डर उसके मन में कब आया, जब वो सागर के किनारे अपने पिताजी के साथ गया था और एक लहर ने उसको पानी में, जब उसका पिताजी और वो खड़े हुए थे और वो लहर ने उसको नीचे पटक दिया था पानी के अंदर, तब, और वो एकदम ऑलमोस्ट मरने के समान हो गया था, तब पहला डर उसके दिमाग में बैठा, दिल में बैठ गया। और दूसरा डर जब वो 10 से 11 साल की उम्र में, वो जो लड़का था, वो जो दबंग लड़का था, उसने YMCA तालाब में उसको फेंक दिया था, तब उसके दिमाग में ये जो डर है वो पूरी तरह से बैठ गया था। और आखिर में विलियम डगलस ने बहुत कोशिश करी थी कि पैंदे से वो ऊपर की तरफ आए, लेकिन उसको वो जीत नहीं पाया और आखिर में वो मरने वाली स्थिति में पहुंच गया था और उसको वो पानी के अंदर डूब सा ही गया था और उसको लोगों ने बचाया था। तब उसके बाद से वो डर में था कि ना तो वो पानी में कोई पानी से संबंधित कोई काम कर सकता था, ना फिशिंग के लिए जा सकता था, उसको डर लगता था कि कहीं पानी में नहीं गिर जाऊँ, ना बोटिंग कर सकता था, ना तैर सकता था बाकी लोगों की तरह एक कोने से दूसरे कोने पर, ना बड़ी पगडंडियों पे चल सकता था क्योंकि नीचे पानी होता था तो उसको डर लगता था। और आखिर में फिर उसने सोच ही लिया और उसने
एक प्रशिक्षक रखा और उसकी मदद से उसने पहले पूरा सीखा तैरना, हर एक चीज़ को, और धीरे धीरे अपने डर के ऊपर हल्के हल्के तरीके से उसने विजय प्राप्त की। और आखिर में जब उसका प्रशिक्षक उसको ट्रेनिंग दे के चला गया, जब वो पूरी अच्छी तरह से स्विमिंग सीख चुका था, फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि कहीं मेरे पाँव जो है वापस पानी में जाने के बाद फ्रीज़ नहीं हो जाएं जब मैं अकेला होऊंगा। तो उस डर को भी आखिर में उसने अकेले जाकर झील में स्विमिंग करके उस डर को भी हरा दिया और उसके ऊपर जीत प्राप्त करी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था आपका। आई होप मेरे को ये आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो जाने से पहले आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा चैप्टर के बारे में, और समझ में आया या नहीं आया आपको उसके बारे में। और अब आगे मैं इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर दूँगी, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। और बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जो ऐसे तो मैंने बीच बीच में बताए हैं, लेकिन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में वो सारे शेयर कर दूँगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए इंडिविजुअल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत अधिकार बोलते हैं। रिवील्स का मतलब होता है वर्णन करना, और एक्सर्प्ट का मतलब होता है निबंध। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है आत्मकथनीय रचना। सिलेक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ को चुनना। डिस्कशन का मतलब होता है बातचीत करना। फियर यानी डर, और ट्रेशर्स यानी जोखम भरा। ये सारी जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलती हूँ, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।